अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडेस टॉपिक इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। आज हमने ये देखना है कि डीनेचुरेशन जो है वो प्रोटीन्स की किस तरह होती है, और इसके अलावा हमें थोड़ा सा जो देखना है वो दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे थोड़ी सी जो है वो यानी उसका डिटेल टॉपिक देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास दो चीजें, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमने डीनेचुरेशन को स्टडी करना है और उसके बाद हमने क्या स्टडी करना है, न्यूक्लिक एसिड्स को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और किसी भी तरह की क्यूरीज के लिए, हेल्प के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब डीनेचुरेशन एक्चुअल में है क्या चीज। डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, देखिए आप क्या है, डीनेचुरेशन इज द लॉस ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। यानी प्रोटीन्स का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो एक एग्जैक्ट उसका जो फॉर्म होती है, जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसकी पूरी एक एग्जैक्ट फॉर्म है। अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है, अल्ट्रेशन होती है, तो वो उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी। किस वजह से हो सकती है, हाई टेम्परेचर एंड वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट। जब आप डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हो प्रोटीन को, तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर लॉस हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ भी उसमें जो है डैमेजिंग इफेक्ट हो जाए। या फिर टेम्परेचर को बहुत ज्यादा आपने हाई कर दिया तो फिर भी उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। ये दो केसेस है जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो सकती है। और जब प्रोटीन की डीनेचुरेशन होगी तो फिर क्या होगा, इट कॉजेस इट टू लूज इट्स कन्फर्मेशन। वो अपनी कन्फर्मेशन को छोड़ देगा, शेप को बिल्कुल छोड़ देगा। हो सकता है वो प्राइमरी की चेन्स टूट जाए, सेकेंडरी में जो उसकी कॉइलिंग थी, हेलिक्स वगैरह है, वो ओपन हो जाए, इस तरह का कुछ हो जाए। इसी तरह क्वार्टरनी या टर्शरी में जो है वो उसकी जो एग्जैक्ट उसने अपने आप को जो अरेंज किया था, ऑर्गेनाइजेशन दी हुई थी, वो चेंज हो जाए। एंड एबिलिटी टू फंक्शन, और साथ ही साथ उसकी जो एबिलिटी होती है फंक्शन करने की, काम करने की, वो भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इज ऑल्ट्रेशन ऑन द पीएच। अगर जरा सा भी पीएच में चेंज होता है, जैसे पीएच 1 थी, 2 थी, या 3 4 थी, या 7 8 थी, तो वो 7 से 8 हो गई है, या 7 से 7.5 हो गई है, या 7 से जरा सी थोड़ी सी कह लें जस्ट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आगे या पीछे हुई है, तो वो भी चेंज कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, और प्रोटीन को खास तौर पे। कैन चेंजेस द डिस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ग्रुप्स। जो भी चार्ज ग्रुप प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लगे होते हैं, वो सब चार्ज ग्रुप्स की पोजीशन जो है पेप्टाइड चेन में वो चेंज हो सकती है इन द अलोंग साइड्स ऑफ द पेप्टाइड चेन। तो जब वो पेप्टाइड चेन में उनकी अरेंजमेंट चेंज होगी, तो जाहिर है जो प्रोटीन ने पूरा अपने आप को अरेंज किया हुआ स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो बस इतना सा टॉपिक है डीनेचरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब अब न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है, एक सिंपल सा टॉपिक है जो आप मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़ रहे हो, वही आपका यहाँ पे भी है, चाहे बीएससी पे पहुंच जाओ या एमएससी में। ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है उसकी डिटेल भी देख लेते हैं। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस। इसके अंदर इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है, विरासत की है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, यानी जो भी पेरेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ भी उसकी जो है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी ये सारी डिपेंड करती हैं डीएनए के ऊपर या न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल फॉर द वायरसेस, यहाँ तक के वायरसेस में भी ये काम होता है। सो द इंस्ट्रक्शंस दैट गवर्न द सेलुलर एक्टिविटीज, जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, एंजाइम्स बन रहे हैं, एंजाइम्स की सिंथेसिस हो रही है, ये सब काम भी हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, डीएनए से या आरएनए से या न्यूक्लिक एसिड से, जो उसका जेनेटिक मटेरियल कोडेड विद इन द न्यूक्लिक एसिड। ये हमें न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर ही सारा कोड जो है अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से अरेंज किया है कि हमें वहीं से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सेल ने क्या करना है, न्यूक्लियस ने क्या करना है, सेल में कौन कौन से काम होंगे, कैसे वो आगे जनरेशन में जाएगा। बहुत एक जो है कॉम्प्लेक्स सा ये है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप वाकई हैरान हो जाएं कि आपकी बॉडी के अंदर, लिविंग वर्ड की बॉडी के अंदर, किस तरह से एक एक इंसान, जानवर, चिरिंद परिंद के अंदर छोटे से छोटे पैमाने पे भी एक काम जो है वो ऑर्गेनाइज लेवल पे हो रहा है। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और कौन कौन सी हैं, दे आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं, एंड डिराइबो न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज आरएनए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डीएनए इस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो ज्यादातर न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द आरएनए इन द साइटोप्लाज्म। ज्यादातर आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। और अगर साइटोप्लाज्म में भी हो तो उसकी पोजीशन जो है वो राइबोसोम्स होती है, राइबोसोम के अंदर ही ये बनता है, वो इसकी फैक्ट्रीज है। एंड सम इन द न्यूक्लियस, और जो आरएनए है वो बहुत कम है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो।
Some nucleic acids are found in the chloroplast and the mitochondria। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लिक एसिड जो है ये ऐसी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। इनके अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब इसमें डीएनए और आरएनए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है पूरा उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहले तो इसमें आपने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को देख लेना है, ये एक्चुअल में क्या चीजें हैं। ये न्यूक्लिक एसिड का ही स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी हम उसके नेम को चेंज कर देते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेंटोज शुगर विद ए बेस, अगर एक पेंटोज शुगर है और उसको हमने मिला दिया बेस के साथ, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड व्हिच इज नाउन एज अ न्यूक्लियोसाइड, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद ए फॉस्फेट ग्रुप, इट इज नाउन एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो अब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास एक शुगर होगी, कोई भी पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो होगी, जिसमें 5 कार्बन, जैसे राइबोस या डिऑक्सी राइबोस, उन दोनों में से कोई एक, और उसके पास साथ में जुड़ी होगी बेस फॉर्म सी कंपाउंड यानी नाइट्रोजनस बेस होगी, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सब नाम आगे भी आएंगे और आपने पढ़े भी हुए हैं, उनमें से कोई एक। उसके अलावा जब ये दोनों मिलेंगे तो उसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोसाइड का। और अगर इन दोनों के साथ एक चीज, तीसरी चीज जो है वो फॉस्फेट आ गई, जैसे ट्राइफॉस्फेट ग्रुप उसके अंदर आके अटैच हो गया है, तो वो फिर क्या बन जाता है, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। दस अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, एक फॉस्फेट ग्रुप, ए 5 कार्बन शुगर एंड ए नाइट्रोजनस बेस। उसी लाइन को चेंज करके आगे लिख दिया। इट इज द फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप ही है दैट गिव्स द न्यूक्लिक एसिड इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। ये है जो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यही है फॉस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है कि ये तेजाबियत वाली एक चीज है। न्यूक्लियोटाइड्स आर, कौन कौन से हम न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। अब ये देखो आप यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, ये जो है हमारे पास पेंटोज शुगर है, और इसके साथ यहाँ पे कोई भी आके इसकी दूसरी साइड पे जो है हमारे पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियस बेस लग जाए, चाहे आप यहाँ पे एडेनिन लगा लो, गुआनिन, साइटोसिन, कोई भी नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियो बेस जिसको हम कहते हैं वो लग जाएगी, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे ना, यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहते हैं दिस इज न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर आपने साथ में यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दिया, अगर एक फॉस्फेट ग्रुप आपने साथ में अटैच किया तो वो मोनो बन जाता है, मोनो न्यूक्लियोटाइड या मोनो फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अगर 2 ऐड करोगे तो उसको डाइफॉस्फो न्यूक्लियोटाइड, और 3 ऐड करोगे तो ट्राइफॉस्फो, जैसे यहाँ पे उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। और यहाँ पे ये नीचे जो है ये सारी न्यूक्लियोबेसेस है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोबेस लिखा है ना, या नाइट्रोजन बेस आप इसको कहो जो भी, इसकी जगह पे यहाँ पे इन तीनों में से किसी भी एक का स्ट्रक्चर, इन चारों में से, पांचों में से एक का स्ट्रक्चर आ सकता है। इन सबको आपको एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इन सबको आपको डिटेल में करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए कि कैसे। और ये थोड़ा सा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पता है कि डीएनए का इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में से देखें कि एक जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या होता है। एक्चुअल में ये स्ट्रिक होता है, एक बारीक सी तार की तरह का स्ट्रक्चर होता है, रॉड की तरह का, मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, कौन कौन से, एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड एंड यूरिडिक एसिड। और आपको पता है ये सब नेम्स किसकी बेस पे, डिपेंडिंग ऑन द बेस, जो भी उसके अंदर नाइट्रोजन बेस है, जो 5 हमने पीछे स्ट्रक्चर देखे हैं, उन पांचों में से अगर कोई भी होगी वैसे उनका नेम चेंज होता जाएगा। इन ए डीएनए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस, ठीक है, बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड। एक ग्रुप का फॉस्फेट होगा, एक मोनोमर का फॉस्फेट ग्रुप होगा, दूसरी साइड से दूसरे मोनोमर का शुगर ग्रुप होगा, उनके दरमियान में जो है वो वही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टर उसको इसलिए कहते हैं कि उसके दोनों साइड पे फॉस्फेट का ग्रुप और डाइएस्टर की लिंकेज होती है। अगर आप केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ ही रहे होंगे तो डाई ईस्टर जो है, एस्टर जो है, उसकी डाई की फॉर्म होती है, 2 एस्टर ग्रुप्स उसके साथ लग जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये फॉस्फोडाइएस्टर है। हर डिटेल यानी उसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मीनिंग जरूर पता होगा इसको ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। और एक जो आपको बता दिया फॉस्फेट और शुगर, एक मोनोमर का फॉस्फेट, दूसरे मोनोमर का शुगर। अच्छा, अब दिस बॉन्डिंग इज द बैकबोन, ये बॉन्डिंग बैकबोन बनाती है, रिजल्टिंग इन द पैटर्न। पैटर्न क्या होगा, शुगर फॉस्फेट, ये उसका बैकबोन बन जाएगी न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। एंड ऑल दी अलोंग दी साइड्स इज द फॉस्फेट, और साइड्स पे जो है फॉस्फेट बैकबोन, देयर इज नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, इन सब में से कोई ना कोई जो बेस है उसके इर्द गिर्द बैकबोन के अराउंड या उसके साइड्स पे लिंक्ड होती हैं टू द शुगर मोनोमर के साथ साथ, ठीक है। in addition to being the building blocks of the nucleic acid, certain nucleotides and their derivatives also
इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स। ये तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स में ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे भी होते हैं जो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल ये बॉटनी में ही पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंट साइकिल्स को, कैल्विन साइकिल, क्रेब्स साइकिल को पढ़ेंगे, आप वहां पे देखोगे NADPH भी आता है यहाँ पे, FAD होता है, FMN होता है। इन सब के नेम्स फुल अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है कोएंजाइम में, और वैसे भी आपको इनमें से काफी के पता भी होंगे। एंड आल्सो एक्ट एज सी मैनी कैरियर्स इन द सेल ATP, यानी कैरियर के तौर पे भी, जैसे उसने एनर्जी लेके जानी है। ATP आपको पता है ना, एनर्जी सेल्स है एक किस्म के, जैसे ही टूटता है एनर्जी मिलती है। सारे जब साइकिल आपने पढ़ने हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा ये सब जो है ये क्या है, ये कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, एंजाइम्स के साथ मिलके काम करते हैं ताकि और भी काम को अच्छे तरीके से या अच्छे अंदाज में, कहते हैं ना उसको, एहसन अंदाज में परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, यानी उसकी जो पूरी कॉम्पोजिशन एक्चुअल में क्या है, क्या क्या उसमें चीजें आती हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इट इज आर द बिल्ट अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं जो न्यूक्लिक एसिड। हाइड्रोलिसिस, जब भी किसी न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गिव्स दीस थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। जब एक न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा जाता है, तीन चीजें हमारे पास आती हैं। पहले आपको बता चुकी हूँ, ए पेंटोस शुगर आती है, नाइट्रोजन बेस आती है, और फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि एक्चुअल में वो फॉस्फोरिक एसिड ही होता है ना। जब वो मिलता है तो तीन फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जो एज होता है ना उसका, वो एज 3PO4 के जो एज है वो निकल जाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उसके अलावा द नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वन और द टू पेरेंट कंपाउंड। एक्चुअल में ये होते हैं पेरेंट कंपाउंड्स, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन्स। अब यहाँ पे दो प्यूरीन्स होंगी, ठीक है। डिराइव्ड बेसिस कौन कौन सी डिराइव्ड बेसिस दो हो सकते हैं, जो प्यूरीन है वो है एडेनिन एंड गुआनिन। उसके अलावा थ्री पायरिमिडीन बेसिस हैं, उनका यानी उनके जिसके वो डेरिवेटिव हैं, दे आर द थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड। दी प्यूरीन्स आर लार्जर विद दी सिक्स मेंबर रिंग। प्यूरीन्स में सिक्स रिंग्स होते हैं जो फ्यूज करते हैं फाइव रिंग के साथ, यानी एक सिक्स रिंग मेंबर होता है, दूसरा फाइव रिंग मेंबर होता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, उनका लार्जर साइज होता है, प्यूरीन बन जाता है। जैसे पीछे आप एडेनिन का और गुआनिन का स्ट्रक्चर देखोगे आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह दी पायरिमिडीन्स आर द स्मॉलर, ये स्मॉलर होते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ द सिक्स मेंबर्ड रिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिक्स मेंबर रिंग ही होता है, विच इज मेड अप ऑफ दी कार्बन नाइट्रोजन एटम। उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की एटम्स होती हैं। दी शुगर्स आर न्यूक्लिक एसिड्स आर फाइव कार्बन, और आपको पता है कि जो शुगर्स होती है न्यूक्लिक एसिड में हमेशा हमेशा वो फाइव कार्बन ही होती हैं, जिसको हम पेंटोसिस कहते हैं। एंड विच एग्जिस्ट इन दी फाइव साइड रिंग, और वो पांच साइडेड वाले जो रिंग है, यानी उसके फाइव कॉर्नर्स ही होते हैं, उसी रिंग की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं। दी टू पेंटोसिस शुगर्स अकर इन द न्यूक्लिक एसिड्स आर डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। पहले आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोस एक होती है और एक होती है राइबोस। आर वेरी सिमिलर, इनका स्ट्रक्चर भी मिलता जुलता है। एंड द डीऑक्सीराइबोस लेता ऑक्सीजन, आपको पता है डीऑक्सीराइबोस में कार्बन नंबर 3 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि एटम प्रेजेंट इन दी राइबोस, जबकि राइबोस में जो है वो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, OH। ये भी पीछे फिगर में उसकी साइड पे जो बताया हुआ ना, R = OH और H, उसका यही मतलब है कि डीऑक्सीराइबोस में अकेला H होता है, वहां पे OH नहीं, O नहीं होता, और राइबोस में OH कंप्लीट होता है कार्बन नंबर 3 के पॉइंट पे। डीऑक्सीराइबोस अकर्स इन द DNA, आपको पता है DNA में डीऑक्सीराइबोस हो जाएंगी, एंड RNA में राइबोस होगी। DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द टू चेन्स, DNA में दो चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड द कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉइल होती हैं, छड़ी होती हैं, और गोल गोल हेलिक्स की तरह वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे मैंने आपको पीछे हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। वाइल RNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, और RNA में जबकि सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन होती है। सब चीजें पुरानी है, होप कि आपको पता होगा इन सब का, और अगर नहीं पता तो मैंने कोशिश की है आराम से आसान अल्फाज में समझाने की। इसी तरह बस आपने इसको कर लेना है, ठीक है। और इनके जो एक वो कहते हैं ना स्ट्रक्चर वगैरह, केमिकल केमिस्ट्री ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, बॉटनी में इसकी जरूरत नहीं होती। केमिस्ट्री में है कि आप इस चीज को, एक एक चीज को उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह देखो, और खासतौर पे BSc लेवल पे नहीं है, MSc में फिर आप इनको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देख लेते हो। So although the chemical components of the DNA and the RNA are very similar, जो इसके components हैं आपने पता है कि सेम है RNA DNA के तकरीबन, however they play a different biological roles जो है, लेकिन वो जो अपने different different play करते हैं, जो जो उनका काम है। DNA is the carriers of genetic message, DNA अपना genetic message लेकर जाएगा, and it contains the information that again the that organisms inherit from their parents, अपने पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसको आगे लेके जाते हैं organisms में, and they are the units called the genes। genes के फॉर्म में सारा काम होता है। ये सब हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में, जो आपका पेपर C है, साथ साथ उसमें भी इस चीज को डिटेल में हम देख रहे हैं। तो वैसे सब लेक्चर्स आप सुनते जाए, सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलके, यानी अगर आप एक पेपर भी रेडी करते हैं तो दूसरे के भी कुछ कंपोनेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। RNA molecules are involved in the synthesis of the protein based on the
जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डीएनए। जाहिर है प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें डीएनए से मिलती है, और फिर आगे आरएनए होगा तो प्रोटीन बनेगा। ये सब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ लेना जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखनी है। तो वो यानी मैंने जैसे पहले आपको कहा एबीसीडी चारों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। सो द आरएनए मॉलिक्यूल फंक्शन एंजाइम्स लाइक द कैटलिस्ट। आरएनए कभी कभी एंजाइम के तौर पे भी एक्ट करता है ताकि कैटलिस्ट बन सके, कुछ रिएक्शंस को तेज कर सके, और उसको फिर हम नाम दे देते हैं राइबोजाइम का। ठीक है, सो इट वाज टुडेस लेक्चर। सिंपल था, थोड़ा कह लो थ्योरी थी इसमें ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं था। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।